हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ पे आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो कि अपना एक ही उद्देश्य है। आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य आप सभी को पता होगा कि अपना क्या उद्देश्य है। अपना उद्देश्य सिंपल है कि अब हर एक बोर्ड एग्ज़ाम पास करना हुआ आसान, क्योंकि आपके पास आ चुका है आइकॉनिक स्टूडेंट्स का टीम, जो आपको एक बेहतर लेक्चर और साथ ही साथ बेहतर नोट्स अवेलेबल करवाता है, वो भी निःशुल्क। इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे किसी भी प्रकार की स्ट्रेस ना लें, किसी भी प्रकार के तनाव ना लें, वो चाहे सीबीएसई के हो या फिर किसी बिहार बोर्ड से हो या फिर किसी अन्य राज्य के बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हों। घबराना नहीं है, आप सभी यहाँ पे बने रहें। यहाँ पे सभी बच्चों का ध्यान में रखते हुए और सभी राज्य के तथा सीबीएसई के सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पे नोट्स बनाया जाता है और आपको अवेलेबल करवाया जाता है, आपका लेक्चर लिया जाता है। तो पूरे विश्वास के साथ आप आइकॉनिक स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं और आप अपने दोस्तों, अपने भाई बहन, किसी को भी इस चैनल के बारे में, यह इसके उद्देश्य के बारे में आप बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि इस आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य है सिर्फ हमारे लिए, वो भी निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के। वो चाहे किसी भी बच्चे को हो, सरकारी स्कूल से हो या फिर प्राइवेट स्कूल से हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फ़र्क है, इतना है कि बस आपको जो आपका सिलेबस है वह समझ में आना चाहिए, कंप्लीट करना यहाँ इस चैनल का उद्देश्य नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है कि हमारे बच्चे अगर एक ही लेक्चर देख रहे हैं तो उसे उस लेक्चर में अच्छी तरह से समझ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यह इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि कृषि के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं, ठीक है। चैप्टर पार्ट 2 चल रहा है हम लोगों का, जिसमें हम लोग पार्ट 1 कृषि के बारे में हम लोग पार्ट 1 लेक्चर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी, अगर छोटे भाई बहन आज नए हमारे चैनल पे आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। ये मैं नहीं बोलूँगा, आप थोड़ा देर यहाँ पे क्लास करें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे नए आज क्लास कर रहे हैं तो इससे पहले प्लेलिस्ट में बहुत सारा क्लास लिया हुआ है, जिसमें हिस्ट्री का क्लास लिया गया है, ज्योग्राफी का क्लास लिया गया है। पूरा चैप्टर ज्योग्राफी का हम लोग संसाधन, जो कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही विस्तार से वहाँ क्लास लिया गया है। इकोनॉमिक्स का क्लास लिया गया है। सिविक्स, जो कि बहुत ही सबसे बेस्ट तरीका से सिविक्स एक मानचित्र, एक इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। राजनीति को, लोकतंत्र को, इन सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप जो भी लोग नए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको एक बेहतर समझ प्राप्त हो सके। इसी के साथ हम लोग अपना आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। इससे पहला पार्ट आपको अपलोड कर दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग उसे देख कर आएँ, तो आज समझ में आने वाला है। हम लोगों ने देखा कि कृषि होते क्या हैं, तथा उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कृषि का किस प्रकार से सर्वेक्षण किया जाता है, कृषि का क्या और हम लोग यह भी देखें कि हमारे भारत में कृषि कितने प्रकार के हैं, तथा कितने प्रतिशत कृषि, कितने प्रतिशत भूमि हमारे देश में अभी वर्तमान में स्थित है कृषि योग्य। सागन्य गहनता के
बारे में हम लोग समझे हैं तथा कृषि के प्रकार को हम लोग समझे हैं, कितने प्रकार की कृषि होते हैं। इसमें हम लोग रबी, खरीफ और जायद इन 3 प्रकारों को हम लोग समझे हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने इस रेखा चित्र के माध्यम से यह भी समझा है कि कृषि के क्या प्रकार होते हैं। इन सभी चीज़ों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। एक क्विक रिवीजन के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि पिछले हम लोग लेक्चर में यह सब चीज़ समझ चुके हैं। अगर कोई भी भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो देख लें, तो आज का समझ में आएगा आपको। तो हम लोग कल समझे थे रबी फसल क्या होते हैं तथा ये किस किस महीने में इसकी फसल की बुनाई की जाती है और इस फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इस बातों का हम लोग विस्तार से अध्ययन किए थे। उसके बाद हम लोग सेकंड में समझेंगे, जो कि आज का हमारा यह टॉपिक है, खरीफ फसल। इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। खरीफ फसल होते क्या हैं, चलिए देखने का प्रयास करते हैं। खरीफ फसल, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, खरीफ फसल है। खरीफ की फसल वे होते हैं जो वर्षा शुरू होने के साथ बोई जाती है। याद रखिएगा, वर्षा शुरू होने के साथ, मतलब आप समझ गए होंगे ना कि रबी फसल जब क्या कही जाती है। रबी फसल की जब कटाई होती है, मतलब मार्च अप्रैल के महीने में रबी फसल की कटाई होती है। मैं बता दिया आपको, कल की क्लास में मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो जब मार्च और अप्रैल के महीने में रबी फसल की कटाई होती है, तो मान कर चलिए यह अप्रैल के बाद मई या जून से क्या होती है, हल्का हल्का वर्षा आने लगता है और वर्षा के साथ क्या होती है, खरीफ फसल का आगमन होता है। इन्हें वर्षा काल की सफल भी कहा जाता है तथा इन फसलों की बुआई करते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता की आवश्यकताएं होती है, जबकि पकते समय इसके लिए शुष्क वातावरण का होना आवश्यक है। इसलिए इसे गर्मी के मौसम में, इसे वर्षा के मौसम में बुनाई की जाती है और नरम मौसम, मतलब हम लोग कह सकते हैं, उस समय इसकी कटाई होती है। आगे हम लोग समझेंगे। जबकि पकते समय ही हम लोग समझ चुके हैं, ऐसे फसल दक्षिण पश्चिम मानसून में शुरू होने के साथ बोई जाती है तथा सामान्यतः इसकी बुआई 15 जून, ठीक है, 15 जून से 15 जुलाई तक की जाती है। यहाँ तक देखिए, हम डेट भी आपको बता दिए, फिक्स नहीं है, बस डेट भी हम फिर भी बता दिए। अगर बुक में नोट्स में आपको दिया हुआ था तो इससे मुझे लगा कि ये आपको बताना ज़रूरी, अगर शायद डेट पूछ दे तो, इसलिए मैं, ठीक है। और सितंबर से अक्टूबर तक इसकी क्या होती है, कटाई होती है। जैसे ही अगर थोड़ा थोड़ा ठंडी का मौसम आने लगता है ना, तो इसकी कटाई होने लगती है, ठीक है। इन फसलों की अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, ये सब आते हैं। सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू आदि फसल क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हम लोग समझ चुके हैं विस्तार से, रबी फसल कर समझे, खरीफ फसल भी अभी हम लोग समझ चुके हैं कि कब से कब इसकी बुनाई होती है, कब से कब कटाई होती है तथा इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। अब है हमारा तीसरा फसल, जायद फसल। 3 फसलों के बारे में हम लोग समझे थे कि फसल कितने प्रकार के होते हैं, 3, जिसमें हम लोग 2 अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा है जायद फसल। जायद की फसल वे फसल कहलाती है जो रबी और खरीफ के बीच के समय में बोई जाती है, ठीक है। इसे कब बुनाई जाती है, तो रबी और खरीफ दोनों के बीच में यह बुनाई की जाती है, ठीक है ना। जिस रबी की कटाई हो जाती है और खेत खाली हो जाता है, यह लगभग 1.5 माह का समय लेता है। जायद फसल कम से कम 1.5 महीने का समय लेता है तथा इसकी अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु समय होता है। इस वाले समय में जायद फसलों की बुआई की जाती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु मतलब हल्का हल्का जो ग्रीष्म ऋतु, ठंडी का मौसम आता है ना, तब इसकी क्या होती है, बुआई होने लगती है। और भारत में प्राय ऐसे फसलों को मार्च के समय में क्या करते हैं, बुआई मार्च में की जाती है और जून तक इसे
काट दिया जाता है। जायद की खेती उन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी तरह से की जाती है जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हो। ठीक है, फिर से मैं बता दूं कि जायद जो फसल है इसकी किस क्षेत्र में सबसे अच्छा इसका बुनाई किया जाता है, किस क्षेत्र में यह सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है, तो जहाँ पे सिंचाई का माध्यम अधिक हो। इस फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं तो इसे हम लोग समझते हैं। तो इसमें खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला आदि की खेती की जाती है। ये सब आपको पता होगा कि ये सब कब मिलते हैं, जब हल्का हल्का गर्मी का मौसम प्रारंभ होता है हमारे भारत में, हमारे मानसून में। तब आप लोग देखते होंगे जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे अप्रैल का महीना, मई का महीना, ये सब, तो उस समय आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है, खरबूजा, तरबूज ये सब बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ककड़ी शरीर को ठंडक रखने के लिए, ठीक है, पेट को ठंडा रखने के लिए, खीरा, ये सब चीज़ हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें अलावा दलहन फसल मूंग, उड़द और कुल्थी भी उगाई जाती है। ठीक है, हम लोग समझ गए अच्छी तरह से। तो आगे अगर हम लोग देखें तो आगे है भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार की कृषियाँ। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखें, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि भारत में जो कृषि के कितने प्रकार की फसल है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे जो हम लोग कल अध्ययन चार्ट के माध्यम से समझे थे, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे कि कृषि कितने प्रकार के हैं। उससे पहले हम लोग क्या समझे, फसल कितने प्रकार के हमारे भारत में फसल हैं, तो 3 प्रकार के। अब हम समझेंगे कृषि हमारे कितने प्रकार के हैं, तो उसे हम लोग समझेंगे। उससे पहले कुछ बिंदु दिया गया है, इसे भी हम लोग समझते हैं। भारत में भौगोलिक स्थितियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जब हम लोग चैप्टर 1 का अध्ययन कर रहे थे उसमें हम लोग आपको बता दिए हैं मैं कि भौगोलिक स्थिति पर भारत में विभिन्नताएं पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि उत्तर में जो है उत्तर ऊपर की ओर है, दक्षिण नीचे की ओर है, पूर्व जो है थोड़ा अलग है और मध्यम थोड़ा कुछ अलग है। इस प्रकार की अलग अलग ढलान है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, समझ सकते हैं। इसलिए भौगोलिक स्थिति में क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती है। कहीं मैदानी भूमि है तो कहीं पथरीली, तो कहीं पहाड़ियाँ हैं, ऐसी प्रकार की भूमियाँ हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हैं। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु भी विभिन्नता है। अब कहीं ऊंचा है, ठीक है, कहीं पहाड़ी इलाका है मान कर चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, पानी को पहुँचने में थोड़ा वक्त लगता होगा। कहीं ढलान है तो यहाँ थोड़ा गति में पानी आ जाएगा, जलवायु ज़्यादा यहाँ होगा। कहीं मरुस्थल है या फिर समतल भूमि है तो यहाँ पे पानी क्या होगा, यहाँ पे पानी का ठहराव होगा, पानी यहाँ स्थिर होगी। तो इसलिए वहाँ पे अलग अलग प्रकार की खेती भी की जाती है। ठीक है, इस कारण से भारत में कई प्रकार की खेती की विविधताएं प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है, हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है जिसमें कृषि की प्रकार हम लोग सबसे पहला है निर्वाह कृषि, निर्वाह खेती। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको इमेज के माध्यम से समझाया गया है। इस चैनल का एक ही सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी बच्चे को अगर यह भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो इमेज के माध्यम से अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में स्थापित कर सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि साइंस भी कहता है कि इमेज के माध्यम से किसी बच्चे को समझाना ज़्यादा आसान होता है उसके लिखने के तरीका से। ठीक है, इसलिए मैं भी क्या करता हूँ, आपको इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग समझते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग होते क्या हैं। ठीक है, इस तरह की खेती ज़मीन के छोटे टुकड़े पर, याद रखिएगा, इस तरह की खेती ज़मीन के छोटे टुकड़े पर होती है तथा इस तरह की खेती में आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह की खेती की जाती है तो छोटे भूमि पर की जाती है। देखिए छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा भूमि में नहीं किया जाता क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, तो औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। इस खेती का मुख्य रूप मानसून पर और ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है।
ठीक है। निर्वाह खेती का अगर आपसे विशेषताएं पूछे तो आप बेहिचक यहाँ पे यह विशेषता क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में या फिर अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। विश्वास कीजिए, आप यहाँ पे क्लास कीजिए, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कि यहाँ से बाहर किसी भी बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से बाहर एकदम नहीं क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि हम ऐसे कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ते हैं, किसी भी टॉपिक को हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं जो कि आपके लिए हानिकारक हो और आपको बाद में पछताना पड़ जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का कवर करें। अगर वो आपके बुक में नहीं होता है लेकिन आपके बुक में वो चैप्टर है तो हम प्रयास करते हैं कि उसे कहीं नेट के माध्यम से, कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रयास करते हैं उसे जानकारी हासिल करना और आपको ये नोट्स में अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे विश्वास कीजिए और यहाँ पे शांति से पढ़िए, ठीक है। कुछ टाइम दीजिए, आपको समझ में आएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो इसका प्रभाव आपको अपने आप दिखने वाला है, ठीक है। प्राकृतिक उर्वरता पर यह निर्भर होता है। किसी विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए ही कृषि फसल का चुनाव किया जाता है। मैं पहला पार्ट में आपको बता दिया कि किसी विशेष स्थान मतलब भौगोलिक स्थान की विशेषता को देखते हुए क्या की जाती है, वहाँ की कृषि के बारे में बताई जाती है कि कौन सा क्षेत्र किस कृषि के लिए उपयोगी है, ठीक है। हम पहला लेक्चर में आपको ये सब चीज़ समझा दिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसे देख लीजिए। इसे कर्तन दहन खेती भी कहा जाता है। निर्वाह खेती को हम लोग कर्तन दहन खेती के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप सबसे MCQ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर इस प्रकार का नाम दे दे तो प्लीज़ घबराइएगा मत और मत सोचिएगा कि सर क्या क्या पढ़ा दिए। तो इन सब चीज़ों पर याद रखिएगा। आपको नोट्स हम दे देंगे, नोट्स पे कमांड रखिएगा बाबू, हम बार बार बोल रहे हैं, आप मेरे नोट्स पे कमांड रखिएगा, मतलब आप बोर्ड एग्ज़ाम के बुक पे कमांड रख लिए। मैं इतना दावा के साथ कह रहा हूँ कि अगर मेरे आप नोट्स पे कमांड रख लिए तो अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के, अपने क्लास 10 के बुक को पूरे साल अगर नहीं भी छुए हैं और हमारे नोट्स का आप अध्ययन किए हैं अच्छी तरह से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता। पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। इसे कर्तन खेती भी कहते हैं तथा इसके लिए ज़मीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को पहले काटा जाता है और फिर उन्हें जला दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, निर्वाह खेती की कुछ और विशेषताएं हैं, उसे हम लोग थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। इससे मिलने वाली राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर उस पर फसल उगाई जाती है। आप लोग गांव में देखे होंगे कि जब बहुत सारे राख वगैरह होती हैं जो जलन की बनती हैं, जो पत्ते वगैरह जलाकर राख बनाए जाते हैं, उसे खेतों में फेंक दिया जाता है या फिर वो क्या करता है, पेड़ उड़ में उसको खाद के रूप में राख को दिया जाता है। बहुत जगह देखते होंगे आप लोग, नहीं देखे तो गांव में रहिएगा तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। इस तरह की खेती से बस इतनी उपज हो जाती है जिस पर परिवार का पेट भर सके। देखिए, इससे कोई व्यापार का उद्देश्य नहीं है। निर्वाह खेती अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल शब्दों में कहिएगा कि इस खेती का उद्देश्य क्या है, किसी का व्यापार करना नहीं है। इस खेती का उद्देश्य है, छोटे भाग में पहला तो ये खेती की जाती है और इस खेती में परिवार के सदस्य लोग श्रम करते हैं, मतलब कि यह खेती क्या है, अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं खुद का पेट भरने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2-4 बार खेती करने के बाद उस ज़मीन को पड़ती छोड़ दिया जाता है और फिर एक नए ज़मीन की खेती के लिए तैयार की जाती है, ठीक है। ये भी बात जान लीजिए कि यहाँ अगर ये खेती की जा रही है तो इसे 2-3-4 बार यहाँ पे खेती करने के बाद इसे क्या कर जाती है, पड़ती का मतलब इसे खाली छोड़ दिया जाता है। 1 सीज़न, 2 सीज़न, 3 सीज़न में इसे यूज करने के बाद फिर 1-2 सीज़न के लिए इसे खाली छोड़ दिया जाता है और दूसरे जगह क्या की जाती है, खेती की जाती है। इससे पहले वाली ज़मीन को इतना समय मिल जाता है कि प्राकृतिक तरीके से वो उसकी उर्वरता वापस लौट जाए, ठीक है। जो भी इसमें फर्टिलाइज़र हो, जो भी इसमें उर्वरता खींच ली जाती है, वो
उतने समय फिर भी छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो प्राकृतिक रूप से फिर से क्या हो सके, उर्वरक हो सके, और फिर 2-3 सालों बाद यहाँ उपजाई किए जाती है। इस प्रकार की खेती यह की जाती है। इससे पहले जमीन को इतना समय तक प्राकृतिक तरीके से उर्वरता लौट जाता है। यह एक व्यापक रूप से प्रचलित कृषि तकनीकी है जो पूरे भारत में देखी जा सकती है तथा निर्वाह कृषि में सिंचाई सुविधा की कमी, सूखी तथा बाढ़ की क्षति को देखते हुए ऐसी कृषि में उत्पन्न बीज उर्वरकों, कीटनाशक का कम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको इतना अच्छा से समझाया है कि समझ में आएगा निर्वाह कृषि क्या होता है, निर्वाह खेती क्या होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होते क्या है। अब है दूसरा है जो बागवानी कृषि है। ठीक है, बागवानी कृषि, इसे हम लोग समझते हैं बागवानी। ठीक है, बागवानी का हम लोग बात करें, देखिए इमेज के माध्यम से बागवानी मतलब बाग बगीचा जो होता है ना, उसी तरह का। देखिए, बागवानी कृषि के अंतर्गत ऐसे फसल आती है जो लंबी अवधि की होती है तथा इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, बागवानी फसल के अंतर्गत, बागवानी कृषि के अंतर्गत वैसे फसल आते हैं जो क्या होते हैं, जो लंबे समय के लिए क्या होते हैं, लंबे समय की खेती होती है तथा इसके लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, इसमें आने वाला जो है रबर, चाय, नारियल, कॉफ़ी, कोको, मसाले, ये सब आते हैं। इस प्रकार की कृषि के लिए बहुत सी अधिक पूंजी तथा श्रम की आवश्यकताएं होती है तथा कई कंपनियां एवं कॉरपोरेट घरानाओं द्वारा बड़ी मात्रा में ज़मीन को लीज का मतलब होता है बटाई, मतलब गांव में आप समझोगे बटाइया जो होता है, एक शब्द होता है, उसे लीज पर लेकर ऐसी कृषि की जाती है, जबकि बागवानी में केवल एक फसल का उत्पादन ही किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था, देखिए गहन निर्वाह में क्या किया जाता था, एक फसल नहीं किया जाता था, इसमें 3-4 फसल किए जाते हैं, लेकिन बागवानी में एक फसल किया जाता है। तथा जैसे चाय का बागान केरल में, असम में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में बागान, ये सब क्या होते हैं, ये सब किस राज्य में, तो केरल में, कर्नाटक में, असम में ये सब चीज़ देखने को मिलते हैं, ये सब कृषि। उसके पश्चात है इसमें एक ही फसल बोई जाती है, जो कि हम बता दिए आपको। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग, गहन कृषि। देखिए आप इमेज भी देख सकते हैं आप। गहन कृषि को संघन कृषि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा बापू। जहाँ भी 2 नाम आए वहाँ प्रयास कीजिएगा कि हमको फंसाया भी जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा दोनों नाम। तो गहन कृषि को संगहन कृषि भी कहा जाता है तथा गहन कृषि यानी संगहन कृषि या संगहन खेती का संयन कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन किया जाता है। देखिए क्या बता रहा है कि गहन कृषि जो है ये क्या है, तो यह क्या बता रहा है आपको, जिसमें कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन, छोटे जमीन पर भी, छोटे भूमि पर भी अधिक परिश्रम, मतलब मेहनत अधिक, पूंजी अधिक और उर्वरक एवं कीटनाशक की आवश्यकताएं पड़कर की जाती है, अधिक उत्पादन की जाती है। मतलब ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तो छोटे भूमि पे भी आप अधिक उत्पादन कर सकते हैं। गहन कृषि यह कहता है। इसमें एक ही भूमि पर एक वर्ष में कई फसलें बोई जाती है। देखिए इम्पॉर्टेंट है, पिछले बार हम लोग देखें कि एक बार में एक ही उगाए हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक ही सीजन में, एक ही वर्ष में आप कई फसल उगा सकते हैं। यह हर संभव प्रयास करके पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके एक निश्चित समय के अंतर्गत के दौरान अधिक संभव प्रयास के द्वारा उत्पादन अधिकतम करने का प्रयास करता है। सामान्यतः 200% से भी अधिक संगहन गहनता वाला क्षेत्र को गहन कृषि क्षेत्र में माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, 200% से भी अधिक सहनता
वाला क्षेत्र। हम बताएं ना कि हर क्षेत्र का क्या होता है, अपना मापन होता है, जो 200% तक वहाँ मापन निकलता है, तो इसे गहन कृषि के अंतर्गत रखते हैं। अब है स्थानांतरित कृषि, इसको हम लोग समझते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होते हैं? देखिए, स्थानांतरित आप लोग गांव में देखे होंगे, तो जाते होंगे तो देखते होंगे ना कि जब धान वान कट जाता है तो खेत में इस प्रकार का सूखा सूखा सा रहता है, ठीक है, जो पैर वैर में बहुत सारा गड़ते रहता है खेत में चलने में। देखिए इमेज के माध्यम से, यह है स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसे हम लोग समझते हैं। स्थानांतरित कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है, कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है, और उपजाऊपन कम होने के बाद उसे छोड़कर दूसरे टुकड़े को ऐसी ही कृषि के लिए चुना जाता है। इससे पहले ये चुने हुए टुकड़े का वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास हो जाता है, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, जो टुकड़ा जो चुना हुआ है भूमि का, इसका क्या होता है, प्राकृतिक रूप से विकास हो जाता है, अगले सीजन में काम आते हैं। आमतौर पर 10 से 12 वर्ष और अभी कभी तो 40 से 25 की अवधि में जमीन का पहला टुकड़ा प्राकृतिक वनस्पति से पुनः आच्छादित होकर सफाई एवं कृषि के लिए तैयार होता है। आप देख रहे हैं ना कितना वर्ष पहले, कम से कम 10 से 12 वर्ष का आमतौर पर इसका वर्ष होता है। इतना में क्या होता है ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से उर्वरक हो पाता है, लेकिन कभी कभी 40 से 50 साल का भी अवधि देखने को मिलते हैं, ठीक है। बार बार स्थानांतरित कृषि होने के कारण इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। देखिए सबका नाम दो है। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए भारत के कुछ हिस्सों में इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। यह कृषि अभ्यास मुख्य रूप से जनजातीय समूहों द्वारा कंद और जड़ों वाली फसलों का विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए पर्यावरण को क्षति पहुंचते हुए देखते हुए कहीं कहीं से प्रतिबंध भी लगाया गया है इस खेती पे, तो आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। स्थानांतरित रूप से इस कृषि को पूर्वोत्तर राज्य में झूम अथा, आंध्र प्रदेश में ओडिशा में पौध, केरल में ओनम, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में वीवर तथा मसाज पेड़ा तथा बीड़ा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बावड़ा कहा जाता है। देखिए अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम के से इसे जाना जा रहा है। स्थानांतरित कृषि का मतलब बहुत सारा नाम है, अलग अलग देखिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद है व्यापक कृषि, इसे भी हम लोग समझते हैं। देखिए व्यापक कृषि इमेज के माध्यम से देखिए, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, व्यापक खेती या व्यापक कृषि गहन के विपरीत जो कि होता है एक कृषि उत्पादन प्रणाली है जो खेती की जाती रही है, भूमि क्षेत्र के सापेक्ष श्रम, उर्वरक और पूंजी के छोटे इनपुट का उपयोग करती है। क्या बोल रहा है, फिर से समझिएगा। जो व्यापक कृषि है श्रम एवं उर्वरक तथा पूंजी के छोटे इनपुट मतलब छोटे भाग का उपयोग करती है। यह आधुनिक प्रकार की खेती है, ठीक है। यह क्या है, यह नए प्रकार की खेती है जिसमें बड़े पैमाने पर विकसित दुनिया में और भारत के कुछ हिस्सों में खेती की जाती है। इस पद्धति में विस्तृत क्षेत्र में मशीनों द्वारा, यांत्रिक द्वारा विधि से क्या की जाती है, खेती की जाती है। मतलब ये आधुनिक काल की खेती है, तो जाहिर सी बात है इसमें मशीनीकरण का उपयोग होगा, ठीक है, जिसमें मानव श्रम की कम आवश्यकताएं होती है, लेकिन इस प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होती है। कम जनसंख्या वाला क्षेत्र देश में इस प्रकार की कृषि अधिक प्रचलित है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें कम पूंजी की आवश्यकता है, कम श्रम की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद है वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, हमारा छठा पार्ट है, इसे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए इमेज के माध्यम से इसे भी समझाया गया है। कॉमर्शियल व्यापारिक एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। वाणिज्यिक कृषि
इस व्यापारिक खेती भी कहा जाता है तथा वाणिज्यिक खेती का लक्ष्य एक उच्च उपज वाली फसल उत्पादन करना है जिसमें उसके दूसरे क्षेत्रों व देशों को निर्यात किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? निर्यात के। वाणिज्य बता रहा है ना, कॉमर्स बता रहा है, कॉमर्शियल, तो जाहिर सी बात है कॉमर्शियल का मतलब है व्यापार, और व्यापार हम कहाँ से करेंगे? तो अपने देश में जब उपजाएंगे तो जाहिर सी बात है इसे दूसरे देशों में निर्यात करेंगे, जिसे दूसरे देशों व प्रदेशों में निर्यात की। इस श्रेणी में गेहूं, कपास, गन्ना, तंबाकू और मक्का को रखा जा सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में नगद बिक्री के लिए फसल उगाई जाती है। इम्पोर्टेंट है आपको इसकी विशेषता और इसमें क्या क्या उपजाए जाते हैं तथा इससे कौन से राज्य में उपजाए जाते हैं यह भी हम बता दिए हैं। अब है सूखी भूमि, बंजर भूमि, इसे भी हम लोग कह सकते हैं, नहीं बंजर नहीं कह सकते लेकिन सूखी कह सकते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग, इस प्रकार की खेती देश में शुष्क और रेगिस्तान इलाकों में पाई जाती है जहाँ पानी की कमी होती हो। देखते हैं ना आप लोग, जब वर्षा कम होती है तो क्या होती है? भूमि जो है दरार इसमें आने लगती है। ठीक है, गर्मी के मौसम में खासकर ये अप्रैल या मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग के तरफ तो वर्षा हो ही जाती है, खासकर उत्तर भारत की ओर, जहाँ राजस्थान हो गया, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब में, महाराष्ट्र नहीं, भारत में इस प्रकार की खेती को उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत समेत शुष्क भूमि इलाकों में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा और मटर जैसी कम पानी वाले फसलें आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? जिसमें कम पानी का प्रयोग किया जा सके, क्योंकि पानी की कमी होती है। उसके पश्चात है गीले भूमि की खेती, वेट लैंड फार्मिंग, गीले भूमि। ठीक है, एक सूखी भूमि थी, अब हम लोग गीले भूमि को समझ रहे हैं। भारत में कई इलाके में ऐसे हैं जिसमें मानसून में भारी बारिश होता है। आप सभी को पता होगा भारत में बहुत ऐसे राज्य हैं, खासकर अपना बिहार, हमेशा यहाँ क्या होता है, पानी उतना तो होता नहीं है वर्षा, लेकिन हमेशा क्या होता है यहाँ बाढ़ की समस्या देखने को मिलता है, तो प्रभावित होती है। ऐसे क्षेत्र में अधिक पानी चाहने वाली फसल जैसे चावल, जूट, गन्ना की खेती की जाती है। जहाँ अधिक पानी की आवश्यकताएं हैं वहाँ उसमें किस किस चीज़ की खेती की जाती है? तो चावल की, जूट की, गन्ना की खेती की जाती है। भारत में अच्छी तरह के सिंचित क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम घाट इस प्रकार की खेती करती है। कोई दिक्कत इसमें? समझ गए हम लोग कि पहला क्या था? पहला आपका था सूखी भूमि, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है। दूसरा है गीली भूमि, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है और कहाँ पे पाए जाते हैं। अब है हमारा एक्वापोनिक फार्मिंग। क्या है? एक्वापोनिक कृषि, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह है एक्वापोनिक, एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि नर्सरी होता है, जहाँ पे उसे भी हम लोग इसके अंतर्गत देख सकते हैं। एक्वापोनिक तकनीकी में पानी के टैंकों या छोटे तालाब को तैयार किया जाता है एक्वापोनिक में। ठीक है, पानी के टैंक या फिर छोटे तालाब को तैयार किया जाता है। इसमें मछली को रखा जाता है तथा इन मछलियों के मल से, देखिए इन मछली के मल से, इम्पोर्टेंट है, मल से पानी में उपस्थित अमोनिया की मात्रा में वृद्धि होती है तथा इस पानी को तैयार किए गए टैंक को डाल दिया जाता है। फिर से एक बार हम आपको समझाएंगे, थोड़ा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्या कह रहा है कि एनोफोनिक्स के अंतर्गत क्या होता है, तो टैंक और छोटे तालाब की उपयोग की जाती है जिसमें मछलियाँ को रखा जाता है और उनमें मछलियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि मछली का जो मल है उस मल से प्राप्त होने वाले अमोनिया की मात्रा में वृद्धि की जाए। ठीक है, इस पानी को तैयार किए गए टैंक को डाल दिया जाता है। इस टैंक में मिट्टी की जगह प्राकृतिक फिल्टर का उपयोग किया जाता है और इस जो टैंक है, यह टैंक के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो ये टैंक है, इस टैंक में क्या किया जाता है, तो पानी की जगह क्या किया जाता है, मिट्टी की जगह पानी की आवश्यकता को उपयोग किया जाता है तथा पोषण तत्वों को सोखने में क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद इस पानी को मछलियाँ के टैंक में
वापस डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। ऐसा ही किया जाता है, मतलब पहले टैंक में पानी दी जाती है, फिर उसमें मछली दी जाती है, फिर मछली के मल को फिर टैंक में डाल दिया जाता है, फिर टैंक में मछली को फिर से डाला जाता है। इस प्रकार की विधि चलती रहती है। ठीक है, तो उसके पश्चात और उसके बाद है जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती है। मतलब पानी की बर्बादी कैसे होगी? अब इस टैंक से उस टैंक, उस टैंक से इस टैंक कर रहे हैं तो इसमें पानी की बर्बादी नहीं हो रही है। ठीक है, इस तकनीकी के इस्तेमाल से फसल को रेगिस्तान, लवणीय व रेतीली, कर्पीली जैसी जगहों पर आसानी से उगाई जा सकती है। इससे देश में स्थित लाखों हेक्टेयर बंजर भूमि को उपयोग में ला सकते हैं। इम्पोर्टेंट है बाबू, इसमें देश के लाखों बंजर भूमि को क्या कर सकते हैं? उपयोग में ला सकते हैं। तो बता दें कि भारत में एक्वाफोनिक का फार्म बेंगलोर में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, आपको जगह भी बताया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा व सबसे पहला फार्म है जिस पर क्या है तो माधवी फार्म कहा जाता है, जिसे माधवी फार्म भी कहा जाता है। कहाँ है? तो बेंगलोर में है। यह कहाँ है बाबू? बेंगलोर में। अगर आपसे पूछ दे कि आप एक्वाफोनिक्स कृषि से क्या समझते हैं, इसके बारे में 2-4 लाइन हमें भी बताएं, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव में 1 लाइनर में भी पूछ दे तो आप उम्मीद है कि इस चीज़ को विस्तार से समझा पाएंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। कल हम लोग समझेंगे शुष्क भूमि की विशेषता, जो कि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद है कि कल का क्लास आपका यहाँ पे कल चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो कल का क्लास कोई भी मिस मत कीजिएगा। और कोई भी कृषि की समस्या हो, कृषि में कोई भी आपको पार्ट समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आया क्यों नहीं आया। अगर नहीं आया है तो मैं प्रयास करूँगा कि फिर से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम हर वीडियो में, हर लेक्चर में आपको बोलते हैं कमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग आज बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े कि फसल, हमारे भारत में फसल कितने प्रकार के होते हैं, हमारे भारत में कृषि कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों को समझते हैं हुए हम लोग आज चले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह ऐसा लेक्चर कहीं नहीं मिला होगा अभी तक। बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आपको बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही हाई क्वालिफाई का आपको एजुकेशन मिल रहा है। आपको यहाँ पे बस यहाँ बने रहिए, जीवन में आप बहुत आगे जाइएगा, ये मेरा वादा है आपसे। यहाँ पे आप बने रहें। ठीक है, आपको नोट्स कल मिल जाएगा, क्योंकि कल क्लास आपका यह चैप्टर ओवर हो जाएगा, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बार बार इस वीडियो को देखते रहिए और नोट्स हमारा पढ़ते रहिए। अपना प्रिपरेशन को बढ़िया और स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।